हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम विपिन कुमार और आप लोग देख रहे हो वीआईपी एडवांस टेक। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग के लिए लेकर के आया हूं जो कि हर सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए। अगर ये पॉइंट्स आप लोग को नहीं आते हैं तो आप मान करके चलिए कि आप बाकी सिविल इंजीनियर से काफ़ी पीछे हैं। तो मैं अपनी वीडियो को शुरू करूँगा एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। और वो मोटिवेशनल कोटेशन क्या है गाइज़, कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सक्सेस की खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फ़िदा हो जाती है। ये बिल्कुल सही बात है यार, जिसने भी कहा है बहुत ही अच्छा कहा है कि सक्सेस की खास बात होती है कि जो लोग भी मेहनत करते हैं ना, वो उन पर फ़िदा होती है। तो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए यार, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और उसके साथ ही हम भी अपनी वीडियो को शुरू करेंगे। और हमारी वीडियो में सबसे पहला जो पॉइंट है उसकी हम बात करते हैं। तो हम अपने पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहला पॉइंट्स आप लोग के सामने है। ये देखिए गाइस, सबसे पहला पॉइंट है आप लोग के सामने, यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट इंडियन सिविल इंजीनियर। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले इंडियन सिविल इंजीनियर कौन थे। तो उनका नाम था मोक्सा गुंडम विश्वेश्वरैया। क्या नाम था? मोक्सा गुंडम विश्वेश्वरैया उनका नाम था, जो पहले इंडियन सिविल इंजीनियर थे। तो आप लोग को पता होना चाहिए यार, आप लोग इंडियन हो और आप लोग को पता होना चाहिए कि पहले जो इंडियन थे, जो सिविल इंजीनियर थे, वो कौन थे। अच्छा, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो इंजीनियर्स डे है वो भी इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जब इनका बर्थ हुआ था 15 सितंबर। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 15 सितंबर 1861 को, 15 सितंबर 1861 को इनका बर्थ हुआ था। तो उन्हीं के बर्थ के टाइम से ही 15 सितंबर को हम क्या बनाते हैं, इंजीनियर्स डे बनाते हैं। तो आप एक इंजीनियर हो, आप लोग को ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अगर हम बात करें प्लेन सीमेंट कंक्रीट की, तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट का जो यूनिट वेट होता है वो कितना होता है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए 22 से लेकर के 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। वहीं पर आरसीसी की बात करें, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट की, तो उसका जो यूनिट वेट होता है वो 24 से 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। और सीमेंट मोर्टार की बात करें तो उसका जो यूनिट वेट होता है वो 20 से 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और लास्ट में वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि किसको कितने पॉइंट आते थे और किसने पहली बार ये सब पॉइंट्स सीखे हैं, ठीक है। तो सभी के सभी पॉइंट्स लेटेस्ट हैं, एकदम न्यू पॉइंट्स आप लोग के लिए निकाले गए हैं। तो बताना ज़रूर वीडियो में कमेंट करके कि कैसे पॉइंट है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। उसके बाद आता है हमारा हाइड्रोलिक सीमेंट। तो देखो, हमसे एग्जाम में या इंटरव्यू में डायरेक्ट हमसे पूछा जाता है कि पोर्टलैंड सीमेंट बताइए, पोर्टलैंड सीमेंट कैसा सीमेंट होता है, किस टाइप का सीमेंट होता है। तो आप लोगों को बताना है कि हाइड्रोलिक सीमेंट होता है। फिर उसके बाद हमसे पूछा जाता है पीओपी, जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा सीमेंट होता है, तो ये भी हमको बताना होता है, ये हमारा नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट होता है। अब हाइड्रोलिक सीमेंट क्या होता है, तो देखो हाइड्रोलिक सीमेंट वो होता है जो अंडर वाटर सेट होने की अपनी नेचर को शो करता है, यानी कि वो अंडर वाटर भी सेट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है लेंथ ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट। अगर आपका वन बैग ऑफ सीमेंट है तो उसकी लेंथ कितनी होती है, तो याद रखेंगे 0.70 मीटर। अगर एक सीमेंट का बैग है तो उसकी लेंथ कितनी होती है, 0.70 मीटर होती है। विड्थ ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, अगर आपका वन एक बैग है सीमेंट का, उसकी विड्थ की बात करें तो वो कितना होता है, 0.42 मीटर, ठीक है। ये उसकी एक मीटर जो सॉरी एक बैग जो होता है उसकी विड्थ आप लोग की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, सीमेंट मस्ट बी केप्ट एवर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल अबाउट 45 सेंटीमीटर। देखिए, जब भी आप सीमेंट के बैग्स को क्या करते हो, स्टोर करते हो, तो इसको स्टोर करते समय आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो जो ग्राउंड से 45 सेंटीमीटर ऊपर होने चाहिए। अगर बात करें साइड पे, तो साइड पे कम से कम 15 सेंटीमीटर ऊपर आप लोग के होने चाहिए, जहाँ पर आप लोगों ने उनको रखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट नंबर 7 है एल्यूमिनियम सल्फेट कैन बी यूज्ड फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। देखिए, एक आप लोग का कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड होता है, जिसका नाम होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये जो एल्यूमिनियम सल्फेट है जो हमारा ऐड करा जाता है, किस में ऐड करा जाता है, सीमेंट में, वो किसके लिए ऐड करा जाता है, क्विक सेटिंग के लिए। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है जनरली इंटरव्यू में, एग्जाम में, कि एल्यूमिनियम सल्फेट किस लिए ऐड करा जाता है, तो क्विक सेटिंग के लिए ऐड किया जाता है। उसके बाद याद रखेंगे नाउ अडेज, आजकल क्या है कि जो हमारी ड्राई प्रोसेस है, देखो दो तरीके की प्रोसेस होती हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की। सीमेंट को बनाने की दो तरीके की प्रोसेस होती हैं, एक वेट प्रोसेस होती है और एक ड्राई प्रोसेस होती है। तो आजकल अगर हम बात करें मॉडर्न टाइम में, तो हम किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, ड्राई प्रोसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9,
टिल्टिंग मिक्सर आर यूज्ड फॉर लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क। देखो होता क्या है कि हमको कंक्रीट को मिक्स करना होता है। अगर आप कंक्रीट मिक्सिंग क्या है किसी स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए करते हो, अगर मान लो कि आपका जो कंक्रीट आप मिक्स कर रहे हो वो कंक्रीट मिक्स क्या है किसी स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए, तो आप यूज करोगे नॉन नॉन टिल्टिंग मिक्सचर। और वहीं पर जो आप कंक्रीट मिक्स कर रहे हो वो कोई आप लोग का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए जब आप यूज करते हो तो उसके लिए जो यूज होने वाला आप लोग का इंस्ट्रूमेंट होता है, मिक्सचर होता है कंक्रीट को मिक्स करने का, वो कौन सा होता है? टिल्टिंग मिक्सचर होता है। तो ये क्वेश्चन जनरली हमसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो आप कौन सा मिक्सर इस्तेमाल करना पसंद करेंगे, तो वो हमारा हो जाता है टिल्टिंग मिक्सचर। ठीक है ना, इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टीम क्यूरिंग की। तो स्टीम क्यूरिंग, देखो क्यूरिंग का मतलब होता है कि उसको हमें क्या करना होता है, मॉइस्चर प्रोवाइड कराना होता है जो हमारी कंक्रीट होती है। अब उसको मॉइस्चर प्रोवाइड कराने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप पॉन्डिंग कीजिए, आप उस पर मान लीजिए कि आप स्प्रे वगैरह कीजिए, स्प्रे क्यूरिंग भी हमारी होती है। तो उसी में से एक होता है हमारा स्टीम क्यूरिंग। तो जो स्टीम स्टीम क्यूरिंग जो होती है ये किसके लिए ज़्यादा मतलब बेस्ट मानी जाती है, तो वो हमारी होती है प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो याद रखेंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट वर्क के लिए जो सबसे ज़्यादा सुटेबल मानी जाती है वो हमारी कौन सी होती है? स्टीम क्यूरिंग होती है। अच्छा, स्टीम क्यूरिंग के कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है अगर उनके बारे में हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि स्टीम क्यूरिंग इंक्रीज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। यानी कि स्टीम क्यूरिंग क्या करती है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो बढ़ा देती है लेकिन साथ में रिड्यूस कर देती है क्या? शियर स्ट्रेंथ को। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में या फिर इंटरव्यू में कि क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है हमारे स्टीम क्यूरिंग के। तो स्टीम क्यूरिंग कहीं ना कहीं अल्टीमेट स्ट्रेंथ को तो बढ़ा देगी सर, और जो हमारी शियर स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की उसको क्या कर देगी? कम कर देगी। अब देखिए हमारा क्या है, टेस्ट परफॉर्म करा जाता है। जो कंक्रीट हमने प्रिपेयर करी है उस कंक्रीट का स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म करा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं इंडिया में क्यूब प्रिपेयर करते हैं और टेस्ट परफॉर्म करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करो यूएसए की, तो यूएसए में क्या करते हैं, क्यूब प्रिपेयर ना करके वो लोग सिलेंडर प्रिपेयर करते हैं और इस सिलेंडर की हेल्प से उसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो क्यूब की स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, क्यूब की जो स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो ज़्यादा होती है किससे? सिलेंडर से। तो हम इसको कैसे पता करते हैं? तो हमको पता करने का होता है कि क्यूब स्ट्रेंथ अगर हमारे पास मान लो सिलेंडर की स्ट्रेंथ मालूम है तो हम उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करा देंगे। यानी कि क्यूब स्ट्रेंथ क्या होती है? 1.25 टाइम्स ज़्यादा होती है सिलेंडर स्ट्रेंथ से। सही है, ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। अब बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी। देखिए अब आपने जो कंक्रीट प्रिपेयर की है उस कंक्रीट को प्लेस करना कितना आसान है वो डिपेंड करता है वर्केबिलिटी के ऊपर। तो ये जो वर्केबिलिटी होती है इसको मेज़र करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उन्हीं में से जो माना जाता है एक होता है वो हमारा स्लम्प टेस्ट होता है। अच्छा, स्लम्प टेस्ट में होता क्या है? तो याद रखेंगे स्लम्प टेस्ट में एक हमारा फ्रस्टम होता है, फ्रस्टम ऑफ कॉन होता है, और इस फ्रस्टम ऑफ कॉन की डायमेंशंस हमसे पूछी जाती हैं। तो इस कोन की अगर टॉप डाया की बात करें तो 100 mm होता है, हाइट की बात करें तो 300 mm होती है, और बॉटम डाया की बात करें तो 200 mm होता है। यानी कि जितने भी ये पैरामीटर्स हैं इसकी डायमेंशंस को लेकर के वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग को बाई हार्ट याद कर लेने, यहाँ से एग्ज़ाम में भी और इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर है हमारा 14। ये क्या बोल रहा है कि केली बॉल, ध्यान से देख लेना, केली बॉल टेस्ट इज़ फील्ड मेथड एंड गिव मोर एक्यूरेट एंड क्यूकर रिजल्ट एज़ कम्पेयर टू स्लम टेस्ट। देखिए अभी होता क्या है कि अगर आपको स्लम टेस्ट आपको वर्केबिलिटी कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट करनी है? वर्केबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो वर्केबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए आप लोग के पास स्लम टेस्ट है, आप स्लम टेस्ट का यूज़ करके बेशक उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्यूक और एक्यूरेट मेथड चाहिए और साइट मेथड चाहिए तो आप यूज़ करेंगे केली बॉल टेस्ट का। किसका यूज़ करेंगे? केली बॉल टेस्ट आप लोग का होता है जो कि फील्ड मेथड होता है, फील्ड मेथड के साथ साथ एक्यूरेट भी ज़्यादा होता है और क्यूकर भी होता है, यानी कि जल्दी से ये रिजल्ट भी अपना दे देता है। तो ये आप लोग के लिए बिल्कुल नया पॉइंट हो सकता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है 15 पॉइंट, द मैक्सिमम परमिसेबल साइज ऑफ एग्रीगेट फॉर वेरियस वर्क। अगर आप बात करें मैक्सिमम परमिसेबल साइज ऑफ एग्रीगेट, यानी कि अगर किस वर्क के लिए, मतलब जो आप कंक्रीट के साथ वर्क कर रहे हो तो कंक्रीट में जो एग्रीगेट आप मिक्स करते हैं, क्योंकि एग्रीगेट कंक्रीट का एक कंपोजिशन होता है,
तो किस तरीके के वर्क के लिए आप उस एग्रीगेट का साइज़ क्या रखेंगे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि आरसीसी मेंबर की बात करें तो आरसीसी मेंबर के लिए कितना होता है, 20 हमारा एग्रीगेट का साइज़ होना चाहिए। अगर सीमेंट कंक्रीट फ्लोर की बात करें तो 10 का भी अगर एग्रीगेट है हमारा तो आराम से काम कर जाएगा। अगर आप मैसिव वर्क कर रहे हो जैसे कि डैम वगैरह या फिर रिटेनिंग वॉल वगैरह अगर आप बना रहे हो, तो उस केस में जो आपका साइज़ है एग्रीगेट का वो कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। सही। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। देखिए जब आप कंक्रीट प्रिपेयर करते हो तो उसमें वाटर भी मिलाते हो, तो वाटर के केस में जब आप उसमें वाटर मिक्स कर रहे हो तो उसकी पीएच वैल्यू, कभी भी वाटर की पीएच वैल्यू 6 से कम नहीं होनी चाहिए, 6 से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी केस में जब आप उसमें उसको मिक्स कर रहे हो कंक्रीट को प्रिपेयर करने में। नेक्स्ट दो टर्म आते हैं, एक सेग्रीगेशन होता है, एक ब्लीडिंग होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, देखिए सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि जो आपका एग्रीगेट है वो आप लोग का अलग हो जाता है, एग्रीगेट अलग हो जाता है किससे, कंक्रीट से। और ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है, वाटर आप लोग का सेपरेट हो जाता है कंक्रीट से। तो याद रखेंगे सेग्रीगेशन मतलब होता है एग्रीगेट का अलग होना और ब्लीडिंग का मतलब होता है वाटर अलग होना। सही है। चलो नेक्स्ट जाओ, पॉइंट नंबर 18। ये आता है हमारा सोरिंग। सोरिंग क्या होता है, सोरिंग इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी स्ट्रक्चर टू सपोर्ट टेम्परली। देखिए एक अगर टेम्पररी स्ट्रक्चर है और उस टेम्पररी स्ट्रक्चर को आपको टेम्पररी ही सपोर्ट करना है, तो जो आप लोग की स्ट्रक्चर होती है जो ये काम करती है एक टेम्पररी स्ट्रक्चर को टेम्पररी सपोर्ट करने का, वो आप लोग क्या होती है, सोरिंग होती है। ये पॉइंट भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए एक तरफ आप लोग का लिखा हुआ है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन और एक तरफ लिखा हुआ मिनिमम ग्रेड, यानी कि किस टाइप के कंस्ट्रक्शन के लिए आपको कितना मिनिमम ग्रेड यूज करना है। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे लीन कंक्रीट की। तो देखिए अगर आप लीन कंक्रीट के साथ वर्क करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे जो ग्रेड आप लोग की रहेगी वो M7.5 रहेगी। कई बार लोग इसको M5 से M7.5 तक भी काउंट करके चलते हैं। सही है। नेक्स्ट बात करेंगे पीसीसी की, प्लेन सीमेंट कंक्रीट की। तो देखिए पीसीसी की वैल्यू M15 से लेकर के M20 तक होती है। आरसीसी की जो जनरल वर्क होता है M20 होती है, लेकिन M20 से M25 तक आप लोग की वैरी करती है। वाटर टैंक आप अगर बना रहे हो तो आपको M30 का मिक्स लेना पड़ेगा। अगर आप इन सी वाटर कर रहे हो, अगर जो आपका कंस्ट्रक्शन है वो अंडर सी वाटर चल रहा है, तो उस केस में भी आपको M30 लेना पड़ेगा। अगर आप पोस्ट टेंशनिंग प्री स्ट्रेस कंक्रीट है तो M30, और प्री टेंशन और हमारी जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट है तो उस केस में M40। यानी कि आप लोगों को कुल मिलाकर के जो लास्ट वाले दो हैं, ठीक है, ये आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका अगर पोस्ट टेंशनिंग है तो उसमें मिनिमम ग्रेड आप M30 लोगे, प्री है प्री टेंशन है तो उसमें आप लोग M40 लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इसको याद करना होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 20। तो इसमें हमसे पूछा गया ग्रीन कंक्रीट। तो ग्रीन कंक्रीट हमको बतानी क्या होती है। तो देखिए ग्रीन कंक्रीट इट इज़ मेड फ्रॉम वेस्ट एंड आर इको फ्रेंडली, यानी कि जो भी हमारे वेस्ट होते हैं, वेस्टेज होते हैं, उनसे प्रिपेयर होने वाला कंक्रीट कौन सा होता है, ग्रीन कंक्रीट होता है। कई बार किसी से पूछा जाता है भाई ग्रीन कंक्रीट क्या होता है, तो वो बता देता है कि हरे कलर का जो ग्रीन कलर का होता है वो ग्रीन कंक्रीट होता है। नहीं, ये आप लोगों को ग्रीन कंक्रीट क्या होता है, इको फ्रेंडली होता है। क्या होता है, इको फ्रेंडली होता है, और जो वेस्ट होते हैं उनसे आप लोग का प्रिपेयर करा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट एंडोजीनियस ट्री। कौन सा है, एंडोजीनियस ट्री। तो एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस दो तरीके के हमारे पास ट्रीज होते हैं, दोनों की बात करेंगे। एक होता है हमारे पास एंडोजीनियस ट्री और दूसरा होता है एक्सोजीनियस। देखिए एंडोजीनियस ट्री वो होते हैं जो ग्रो करते हैं इनवर्ड, यानी कि जो इनवर्ड ग्रो करते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, एंडोजीनियस। और जो ग्रो करते हैं आउटवर्ड, जो ग्रो करते हैं आउटवर्ड, जो बाहर की तरफ ग्रो करते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, एक्सोजीनियस ट्री होते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के हो गए, एक हो गए एंडोजीनियस और एक हो गए एक्सोजीनियस। सही। बात करेंगे एंडोजीनियस की। तो एंडोजीनियस जैसे बैम्बो हो गया, ठीक है, कैन हो गया, पाल्म हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं, हमारे एंडोजीनियस ट्री होते हैं। बात करेंगे एक्सोजीनियस ट्री की। तो एक्सोजीनियस कौन से होते हैं, जैसे कि देवदार हो गया, साल हो गया, टीक हो गया, तो ये हमारे एक्सोजीनियस ट्री होते हैं। और यही जो एक्सोजीनियस ट्री हैं इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको इन्हीं से ही क्या मिलती है, हार्डवुड मिलती है। कैसी वुड मिलती है, हार्डवुड मिलती है, जो हमारे इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए ज़रूरी होती है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों को 3-4 चीज़ें देखने को मिलेंगी। पॉइंट नंबर 23 से देखिए यहाँ पे क्या है आप लोगों को, पॉइंट नंबर 23 में यहाँ पे एक हमारा क्रॉस सेक्शन शो करा गया है, किसका, एक ट्री का। तो ट्री का जो क्रॉस सेक्शन आप लोगों को शो करा गया है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक जो सबसे इनर मोस्ट पार्सन होता है उसको हम पिथ बोलते हैं, फिर उसके बाद हार्डवुड आता है, फिर उसके बाद सैपवुड आता है, फिर कैम्बियम लेयर आती है, फिर ये जो रेज होती हैं इनको हम बोलते हैं मेडुलरी रेज। क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेज। फिर उसके बाद आउटर बार्क आता है, फिर इसके बाद इनर बार, पहले इनर बार्क फिर आउटर बार्क, ये भी होता है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या होता है कि कौन सा कैसे आता है, तो उसको याद रखने का तरीका होता है हमारा पीएच स्केल। आप लोगों ने सबने देखा होगा पीएच स्केल। तो पी से क्या हो जाता है, पिथ हो जाता है। एस से क्या आ जाता है, हार्डवुड आ जाता है। एस से क्या आ जाता है, सैपवुड आ जाता है। सी से क्या आ जाता है आप लोग का, कैम्बियम लेयर आ जाता है। तो ये यहाँ पे मैंने इसकी ट्रिक शो करी हुई है, आप इसको देख सकते हो और इस ट्रिक की हेल्प से आप इसको याद भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पीएच स्केल, इस तरीके से आप लोग को ये याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 25, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड। जो आपकी वुड होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो ये आप लोग की होती है 1.54। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी वुड होती है वो वाटर के रेस्पेक्ट में 1.54 गुना क्या होती है, भारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेट ऑफ टिम्बर। तो वेट ऑफ टिम्बर जो आप लोगों का नोट करा जाता है कि किसी भी टिम्बर में कितना वेट है, तो उसको नोट करते हैं हम 12%। 12% मॉइस्चर कंटेंट पे, यानी कि 12% मॉइस्चर कंटेंट पे हम उसको मेज़र कर लेते हैं कि कितना उसका वेट होगा। ये डायरेक्ट एग्जाम में इंटरव्यू में पूछा जाता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जनरली, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है हमारा किसके लिए, वुड के लिए। ध्यान से देख लेना, हम वुड की बात कर रहे हैं, तो वुड के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है, 1 × 10⁴ मेगा पास्कल, या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। देखिए अब होता क्या है कि जो हमारे पास टिम्बर है उस टिम्बर को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कट करते हैं। तो जब हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उस टिम्बर को कट करते हैं तो उसको कट करने के बाद होता क्या है कि उनमें से एक कट होता है हमारा जिसका नाम होता है रेडियल सोइंग। क्या होता है, रेडियल सोइंग। तो याद रखना जो रेडियल सोइंग होता है, जो रेडियल कट होता है, वो हमें क्या देता है, स्ट्रॉन्गेस्ट टिम्बर देता है। क्या देता है हमको, स्ट्रॉन्गेस्ट टिम्बर देता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे कि किस सोइंग में हमको किस तरीके से वुड को काटेंगे कि हमको स्ट्रॉन्गेस्ट वुड मिले, तो याद रखेंगे रेडियल सोइंग। अच्छा, कुछ टिम्बर होती हैं और उनके पर्टिकुलर यूजेस होते हैं जो हमको पता होने चाहिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आ जाती है बबूल। तो बबूल का यूज़ करा जाता है एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट बनाने में। बैम्बो की बात करें तो बैम्बो का यूज होता है इसके फोल्डिंग, जो इसके फोल्डिंग होता है हमारा फॉर्मवर्क वगैरह जो होता है उसको बनाने में करा जाता है। बीन टेक, तो जो बेन टीक होती है आप लोग की, बेन टीक होती है, ये इसका यूज करा जाता है बोट कंस्ट्रक्शन में। जो बोट वगैरह नाव वगैरह जो बनती हैं उसको बनाने में किया जाता है इसका यूज। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर 30, स्टैंडर्ड सैंड फॉर टेस्टिंग इज़ ऑब्टेन फ्रॉम इनोरे। देखो तमिलनाडु में एक जगह है इनोरे, तो जब भी हमको क्या करना होता है, टेस्ट परफॉर्म करना होता है, तो उसके लिए हमको रिक्वायर्ड होती है स्टैंडर्ड सैंड। तो वो जो स्टैंडर्ड सैंड जो हमको चाहिए होती है वो हम कहाँ से लेके आते हैं, इनोरे से, ठीक है। तो इनोरे से वो हमको मिल जाती है। उसके बाद बात करें वर्केबिलिटी ऑर्डर ऑफ एग्रीगेट, जो हमारा वर्केबिलिटी ऑर्डर होता है एग्रीगेट का, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो वर्केबिलिटी होती है वो किसकी होती है, राउंड एग्रीगेट की, उसके बाद क्यूबिकल एग्रीगेट की, फिर उसके बाद क्रश्ड एग्रीगेट की, और सबसे कम जो आप लोग की वर्केबिलिटी होती है वो किसकी होती है, फ्लैकी एग्रीगेट की। तो क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि राउंडेड और फ्लैकी, ध्यान से देखना, राउंडेड और फ्लैकी में किसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है, तो राउंडेड की वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रिक से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स मैंने उठाए हैं वो हमेशा आपको कंफ्यूज करते होंगे, लेकिन आज के बाद आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप इन पॉइंट्स को ध्यान से देख लेना बस। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पॉइंट आता है आप लोग के पास स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। तो कितना होता है, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होता है। नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक की बात करें विद मोर्टार, जब उसमें मोर्टार लग जाता है तो 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर में आप लोग का हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रेडिशनल। कौन सा आता है, ट्रेडिशनल साइज, जिसको हम कन्वेंशनल साइज भी बोलते हैं, जो कि 23/11.4/7.6 सेंटीमीटर होता है। और वहीं पर इंच में बात करें तो 9 इंच × 4.5 इंच / 3 इंच का ये हमारा साइज होता है इंच में, इस ब्रिक की बात करें तो। अच्छा फ्रॉग का साइज़ कितना होता है,
फ्रॉग का काम होता है की कनेक्शन प्रोवाइड कराना। जो आप लोग का जॉइंट है, जॉइंट बनाने का जो काम होता है वो किसका होता है, प्रॉपर जॉइंट का, वो किसका होता है, फ्रॉग का होता है। तो फ्रॉग का जो साइज होता है वो कितना होता है, 10 × 4 × 1। ठीक है, फ्रॉग होता क्या है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मान लो कि अगर ये हमारे पास ब्रिक है, तो इस ब्रिक के अंदर जो ये पोर्शन बना हुआ होता है, इसी को क्या बोलते हैं, हम फ्रॉग बोलते हैं। सही है कि नहीं। तो उसी फ्रॉग की बात कर रहा है, उसकी डायमेंशन कितनी होती है, तो इसकी डायमेंशन कितनी होती है, 10 इंटू, एक सेकेंड, तो 10 × 4 × 1 क्या होती है, इसकी डायमेंशन हमारी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक। देखिए अगर 1 मीटर की क्यूब ऑफ ब्रिक की हम बात करें तो उनका वेट कितना होता है, तो 1800 ग्राम, किलोग्राम कितना होता है, 1800 किलोग्राम जो होता है इनका वेट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे एवरेज की। एवरेज वेट ऑफ ब्रिक कितना होता है, तो अगर आप एक ब्रिक है उसके वेट की बात करोगे तो लगभग 3 से 3.5 यानी कि 3 से 3.5 किलोग्राम तक उसका वेट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारी आ जाती हैं 1 मीटर क्यूब में, तो कितनी होती हैं, 500 होती हैं। मिनिमम थिकनेस ऑफ ब्रिक वॉल, जो आपकी ब्रिक वॉल है उसमें मिनिमम थिकनेस कितनी होती है, उसकी 10 सेंटीमीटर होती है। और 10 सेंटीमीटर को एमएम में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 एमएम हमारा आ जाएगा। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑफ ब्रिक वॉल कितनी होती है, तो याद रखेंगे 700 to 900, 700 to 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारी होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे होलो ब्रिक्स की। तो याद रखना यार, होलो ब्रिक्स जो आप लोग की होती हैं इनको हम परफोरेटेड ब्रिक्स भी बोलते हैं। परफोरेटेड ब्रिक्स जो होती हैं उनको हम होलो ब्रिक्स भी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, फायर रेजिस्टेंस या फिर साउंड रेजिस्टेंस के काम ये आती हैं। अच्छा, एक पॉइंट होता है एरिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार एरिस के बारे में याद रखना, जो एरिस पॉइंट होता है ये आप लोग का, इसका काम होता है इट इज़ द एज ऑफ ब्रिक। जो आपकी ब्रिक होती है, अगर मान लीजिए ब्रिक है तो ब्रिक की जो एज है, ठीक है, ये हो या फिर ये हो, इनको क्या बोलते हैं, हम एरिस बोलते हैं। सही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस से। कौन सा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो याद रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी जो है ये आप लोग का कैल्सिनेशन प्रोसेस द्वारा बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो पीओपी है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये किसके कैल्सिनेशन से बनता है, तो पूछ लेगा तो आप याद रखेंगे जिप्सम के उससे बनता है, कैल्सिनेशन से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है जिप्सम का, तो CaSO4 × 2H2 होता है। और पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaSO4 × ½ H2O होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट है हमारा 45 नॉर्मल क्यूरिंग पीरियड। जो नॉर्मल क्यूरिंग पीरियड होना चाहिए लाइम मोर्टार का, ध्यान से देख लेना, कभी फिर कहोगे कि सर इतना था। तो लाइम मोर्टार का जो होता है वो कितना होता है, 7 डेज होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन स्टोन से बहुत पूछा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस जो हम कैलकुलेट करते हैं स्टोन का, उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है 20 माइनस के लॉस इन वेट। याद रखेंगे 20 माइनस के लॉस इन वेट अपॉन 3। सही है। अगर कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस जो है आप लोग का 17 से ज़्यादा है तो वेरी हार्ड स्टोन होगा। और अगर कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस 14 से 17 के बीच है तो मीडियम हार्ड होगा। और अगर वैल्यू क्या है 14 से कम है तो आप लोग का पुअर हार्ड होगा, यानी कि कम हार्ड स्टोन होगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को लिखे हुए 45 पॉइंट्स है, लेकिन आप लोग को 50 से भी ज़्यादा ही पॉइंट्स आप लोग के साथ मैंने डिस्कस किए हैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी यार, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो, ठीक है, आपको गुप्ता एंड गुप्ता बुक, RS खुरमी, SSCJ के प्रीवियस ईयर और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, साथ में अगर आप जॉब अपडेट्स वगैरह चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे सारी वीडियोस आप लोग को मिलती रहती हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जा कर के देखिए। और अगर नॉन टैग की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारा एक चैनल है स्पेस एक्स स्टडी, उसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे आप जा कर के उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग को SSCJ के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और ये भी कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे आप लोगों ने कितने नए पॉइंट्स सीखे हैं। चलिए।